वो रात बहुत डरावनी थी। बेबीलोन का बड़ा सा महल पूरी तरह शांत था, जहां आधी दुनिया को जीतने वाला एक महान राजा अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी जंग लड़ रहा था। कमरे के अंदर सिर्फ उस योद्धा की भारी और कांपती हुई सांसों की आवाज आ रही थी, जिसकी एक आवाज से कभी बड़े बड़े देश कांप उठते थे। महल के बाहर और अंदर उसके सबसे वफादार सेनापति और सिपाही सिर झुकाए रो रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को कभी कोई लड़ाई नहीं हरा सकी, जिसने ग्रीक से लेकर भारत के बॉर्डर तक अपना झंडा लहराया, वो आज एक बिस्तर पर लाचार पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जब उसके करीबियों ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर पूछा कि आपके जाने के बाद इस पूरे साम्राज्य का असली मालिक कौन होगा, तो उस मरते हुए राजा ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर बहुत ही कमजोर आवाज में सिर्फ कहा, जो सबसे ताकतवर हो। इसके साथ ही सिर्फ 32 साल की उम्र में इस महान योद्धा की कहानी हमेशा के लिए रुक गई। आखिर एक मामूली इंसान ने मौत को इतने करीब से देखने से पहले इस नामुमकिन सफर को मुमकिन कैसे बनाया? क्या उसकी यह बड़ी कामयाबी वाकई उसकी समझदारी की वजह से थी, या फिर वह सिर्फ एक जिद्दी राजा था जो आधी दुनिया को तो अपने कदमों में ले आया, पर अपने खुद के गुस्से और लालच को नहीं हरा सका? आइए आज हम जानेंगे कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। इस महान योद्धा का सफर साल 356 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के एक छोटे से राज्य मसेडोनिया में शुरू हुआ था। उसके पिता का नाम राजा फिलिप था, जो बहुत ही सख्त और ताकतवर राजा थे, जबकि उसकी मां का नाम ओलंपियास था। वो मानती थी कि उनका बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि उसे खुद भगवान का आशीर्वाद मिला है। राजकुमार होने के कारण उसे बचपन से ही बहुत खास और कठिन ट्रेनिंग दी गई। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की कलाएं सिखाई गईं। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं अलेक्जेंडर का बचपन हथियारों के बीच बीता। कुछ समय बाद उसे संगीत, कला और किताबों का ज्ञान भी दिया गया, ताकि वह एक समझदार राजा बन सके। लेकिन उसके दिल में पूरी दुनिया को जीतने का सपना सबसे बड़ा था। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 10 साल का था, तब उसके पिता के दरबार में एक व्यापारी एक बहुत ही खतरनाक और बेकाबू घोड़ा लेकर आया, जिसे देखकर अच्छे अच्छे शूरवीरों के पसीने छूट रहे थे। राज्य के बड़े बड़े घुड़सवार उस घोड़े पर बैठने की कोशिश में नाकाम हो चुके थे। जब राजा फिलिप उस घोड़े को बेकार समझकर वापस भेजने वाले थे, तभी छोटे से अलेक्जेंडर ने आगे बढ़कर कहा कि वो उस घोड़े को काबू में कर सकता है। अलेक्जेंडर ने ध्यान से देखा कि वो घोड़ा जमीन पर हिलती हुई अपनी ही परछाई से डर रहा था। उसने समझदारी दिखाते हुए घोड़े का मुंह सीधे सूरज की तरफ कर दिया, जिससे उसकी परछाई पीछे छिप गई। फिर उसने प्यार से उसे सहलाया और आसानी से उसकी पीठ पर बैठ गया। ये देखकर उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अलेक्जेंडर को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, अपने लिए कोई बड़ा राज्य ढूंढो, क्योंकि मसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। बाद में उस घोड़े का नाम बुसोफेलस रखा गया, जो जिंदगी भर अलेक्जेंडर का सबसे अच्छा दोस्त रहा और हर बड़ी लड़ाई में उसका साथ दिया। जब अलेक्जेंडर 13 साल का हुआ, तो उसे पढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी अरिस्टोटल को बुलाया गया। अरिस्टोटल ने उसे राजनीति, विज्ञान, धर्म और सोचने का सही तरीका सिखाया। गुरु ने सिखाया था कि ज्ञान से ही दुनिया को समझा जा सकता है, लेकिन अलेक्जेंडर ने इसका अलग मतलब निकाला कि ज्ञान से दुनिया को जीता जा सकता है। अलेक्जेंडर की पहली परीक्षा तब हुई जब वो सिर्फ 16 साल का था। उसके पिता एक बड़ी लड़ाई के लिए बाहर गए थे और राज्य की जिम्मेदारी अलेक्जेंडर को दे गए थे। ये देखकर कुछ दुश्मनों ने बगावत कर दी। उन्हें लगा कि एक 16 साल का बच्चा क्या कर पाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी सेना लेकर उस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया और दुश्मनों को खदेड़कर वहां एक नया शहर बसाया, जिसका नाम उसने अलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। अगले कुछ सालों तक अलेक्जेंडर अपने पिता के साथ हर लड़ाई में जाने लगा। साल 338 ईसा पूर्व में एक बड़ी लड़ाई में उसने दुश्मन की सेना के परखच्चे उड़ा दिए और पूरा ग्रीस उनके कब्जे में आ गया। इस लड़ाई में मैसेडोनियन सेना का सामना एथेंस और थेब्स के शक्तिशाली गठबंधन से था, जहां महज 18 साल के अलेक्जेंडर ने अपनी कैवलरी का नेतृत्व करते हुए थेब्स की सबसे खूंखार सेना को मिट्टी में मिला दिया। इस बड़ी कामयाबी के बाद उनके पिता पेर्सिया के अमीर साम्राज्य को जीतना चाहते थे, जो कि उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन इसी बीच महल में एक नया झगड़ा शुरू हो गया। राजा फिलिप ने दूसरी शादी कर ली, जिससे अलेक्जेंडर का राजा बनने का हक खतरे में पड़ गया। राजा ने क्लियोपेट्रा यूरेडस नाम की मैसेडोनियन महिला से शादी की थी और इस वजह से दरबार में अलेक्जेंडर का अपमान हुआ, क्योंकि उसकी अपनी मां ओलंपियास मैसेडोनिया की नहीं थी। इस बात से नाराज होकर वह अपनी मां के साथ राज्य छोड़कर दूर एपिरस चला गया। हालांकि बाद में उसके पिता ने उसे वापस बुला लिया, लेकिन उनके रिश्ते पहले जैसे मजबूत नहीं रहे।
साल 336 ईसा पूर्व में एक उत्सव के दौरान राजा फिलिप के ही एक बॉडीगार्ड ने उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी। पिता की मौत के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का नया राजा बना। गद्दी संभालते ही उसने सबसे पहले अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया ताकि कोई उसकी गद्दी न छीन सके। जब ग्रीस के दूसरे शहरों को पता चला कि राजा फिलिप मर चुके हैं तो उन्होंने दोबारा बगावत कर दी, लेकिन अलेक्जेंडर बिजली की रफ्तार से अपनी सेना लेकर पहुंचा और उसने विद्रोह करने वाले शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये देखकर बाकी सब डर गए और उन्होंने चुपचाप अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। अब अलेक्जेंडर का असली सपना शुरू हुआ, पूरी दुनिया को जीतना। साल 334 ईसा पूर्व में वो अपनी 40,000 की सेना लेकर पर्शिया साम्राज्य को खत्म करने निकल पड़ा। रास्ते में ग्रेनिकस नदी के पास उसका सामना पर्शिया की सेना से हुआ। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन अलेक्जेंडर ने बिना डरे सबसे आगे रहकर नदी पार की और दुश्मन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में अलेक्जेंडर मरते मरते बचा, क्योंकि एक सैनिक ने उसकी खोपड़ी पर कुल्हाड़ी मार दी थी। लेकिन आखिरी समय पर उसके दोस्त ने उस सैनिक का हाथ काट दिया और अलेक्जेंडर की जान बच गई। अलेक्जेंडर यह जंग जीत गया। आगे बढ़ते हुए अलेक्जेंडर गॉडियम नाम के शहर पहुंचा। वहां एक मंदिर में एक रथ बहुत ही पेचीदा रस्सी की गांठ से बंधा हुआ था। वहां एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि जो भी इस गांठ को खोलेगा वही पूरे एशिया का राजा बनेगा। अलेक्जेंडर ने जब देखा कि गांठ खोलना बहुत मुश्किल है तो उसने समय बर्बाद न करते हुए अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उस गांठ को काट दिया। इसके बाद साल 333 ईसा पूर्व में इस्सस के मैदान में अलेक्जेंडर का सामना पर्शिया के असली सम्राट डेरियस से हुआ। डेरियस के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अलेक्जेंडर की चालाकी के आगे वो टिक नहीं पाया। जब अलेक्जेंडर सीधे डेरियस की तरफ बढ़ने लगा तो डेरियस डर के मारे अपनी सेना और अपने परिवार को मैदान में ही छोड़कर भाग गया। इस जीत के बाद अलेक्जेंडर का डर पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन समंदर के बीच बसा टायर नाम का एक टापू शहर उसकी राह का रोड़ा बन गया, जिसकी दीवारें सीधे पानी से ऊपर उठती थी। अलेक्जेंडर ने 7 महीनों तक उसे घेरे रखा और फिर एक अनोखा तरीका निकालते हुए अपनी सेना से समंदर के पानी के बीचों बीच पत्थरों और मिट्टी का एक लंबा रास्ता तैयार करवा दिया, जिसके सहारे उसकी सेना किले तक जा पहुंची और उसने उस शहर को जीत लिया। इसके बाद जब उसने इजिप्ट की धरती पर कदम रखा तो वहां के लोगों ने अलेक्जेंडर का स्वागत एक भगवान की तरह किया। वो पर्शियन साम्राज्य से आजाद होकर खुश थे। अलेक्जेंडर ने इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया नाम के एक खूबसूरत शहर की शुरुआत की, जो बाद में व्यापार और पढ़ाई का बड़ा केंद्र बना। अब अलेक्जेंडर पर्शिया साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। साल 331 ईसा पूर्व में गोगामेला के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई हुई। कहा जाता है कि पर्शिया के राजा डेरियस के पास करीब 10 लाख सैनिक थे, जबकि अलेक्जेंडर के पास सिर्फ 47,000 सैनिक थे। लेकिन अलेक्जेंडर ने ऐसी रणनीति बनाई कि पर्शिया की सेना घबरा गई। अलेक्जेंडर ने सीधे डेरियस पर हमला किया और डेरियस एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गया। बेबीलोन और सूसा जैसे पर्शिया के बड़े और अमीर शहरों ने तो अलेक्जेंडर की ताकत के आगे बिना लड़े ही अपने घुटने टेक दिए थे और वहां का सारा शाही खजाना अब अलेक्जेंडर के कब्जे में था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने पर्शिया साम्राज्य के सबसे पवित्र शहर पर्सेपोलिस में प्रवेश किया और उसकी पौराणिक संपदा को अपने हाथों में ले लिया। 330 ईसा पूर्व में पर्सेपोलिस जीतने के बाद जश्न के दौरान शराब के नशे में अलेक्जेंडर को उकसाया गया कि वह यूनान के पुराने अपमान का बदला ले। गुस्से और नशे में उसने पर्सेपोलिस के भव्य महल में आग लगवा दी। देखते ही देखते फारसी साम्राज्य की सबसे शानदार इमारत राख बन गई। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेरियस की हार के बाद उसके ही सूबेदार बेस्सस ने लालच में उसकी हत्या कर दी। जब अलेक्जेंडर वहां पहुंचा तो उसने दारा को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी और बाद में बेस्सस को पकड़कर कठोर सजा दी। इसके बाद अलेक्जेंडर सेंट्रल एशिया के कठिन पहाड़ी इलाकों में पहुंचा, जहां उसे वर्षों तक छापामार युद्ध लड़ना पड़ा। इसी दौरान उसने बैक्ट्रिया की राजकुमारी रोक्सना से विवाह किया, जिससे स्थानीय कबीलों का समर्थन भी मिला। अलेक्जेंडर सबके साथ केलियोवो के लोकल रीति रिवाज अपनाने लगा, लेकिन लगातार युद्धों और अलेक्जेंडर के फारसी रीति रिवाज अपनाने से उसके सैनिक नाराज होने लगे। एक शराबी दावत में उसके पुराने मित्र क्लाइटस ने उसकी आलोचना की और गुस्से में अलेक्जेंडर ने भाला मारकर उसकी हत्या कर दी। होश आने पर अलेक्जेंडर को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। वह कई दिनों तक रोता रहा, लेकिन इस घटना के बाद उसकी सेना का भरोसा टूटने लगा और उसके पतन की शुरुआत हो गई।
अब उसकी नजरें भारत की उस समृद्ध भूमि पर टिकी थीं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। कुछ छोटे राजाओं ने तो बिना लड़े ही हार मान ली, लेकिन पंजाब के वीर राजा पोरस ने झुकने से मना कर दिया। साल 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। नदी में बाढ़ आई हुई थी और राजा पोरस के पास लड़ाकू हाथी थे, जिनसे ग्रीक सैनिक बहुत डरते थे। अलेक्जेंडर ने रात के अंधेरे में चुपके से नदी पार की और अचानक हमला कर दिया। युद्ध बहुत भयंकर था, लेकिन अलेक्जेंडर की रणनीति के कारण पोरस की सेना कमजोर पड़ गई और राजा पोरस को बंदी बना लिया गया। जब पोरस को जंजीरों में बांधकर अलेक्जेंडर के सामने लाया गया, तब भी वे डरे नहीं। अलेक्जेंडर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस बहादुर जवाब से अलेक्जेंडर इतना खुश हुआ कि उसने पोरस का राज्य उन्हें वापस कर दिया और उन्हें अपना दोस्त बना लिया। हालांकि चीनी और एशियाई इतिहासकार मानते हैं कि अलेक्जेंडर वो युद्ध नहीं जीत पाया था, वही ग्रीक और वेस्टर्न फिलोसोफर उसे विजेता बताते हैं। झेलम की लड़ाई अलेक्जेंडर की आखिरी बड़ी लड़ाई साबित हुई। जब उसने आगे बढ़कर इंडिया पर हमला करना चाहा, तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सैनिक पिछले 8 सालों से अपने घर से दूर थे, बहुत थक चुके थे। अलेक्जेंडर को मजबूर होकर वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। लौटते समय रास्ते में एक लड़ाई के दौरान एक तीर अलेक्जेंडर के सीने में लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पर्शिया लौटने के बाद अलेक्जेंडर को राजाओं का राजा कहा जाने लगा। धीरे धीरे उसने पर्शियन कपड़े और रीति रिवाज अपनाने शुरू कर दिए, जिससे उसके कई ग्रीक जनरल नाराज हो गए। 324 ईसा पूर्व में सूसा के सामूहिक विवाह समारोह में उसने अपने कई जनरलों की शादी पर्शियन महिलाओं से करवाई और खुद भी 2 पर्शियन राजकुमारियों से विवाह किया। लेकिन कहा जाता है कि उसका सबसे करीबी रिश्ता उसके बचपन के मित्र हिफेशियन से था, जिसकी मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर गहरे शोक में डूब गया और बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। आखिरकार उसी तेज बुखार और बीमारी ने उसे बेबीलोन के बिस्तर पर ला दिया, जहां 32 साल की उम्र में उसकी कहानी खत्म हो गई। अलेक्जेंडर की मौत के कुछ ही हफ्तों के भीतर उसका इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, क्योंकि उसके सेनापति उस जमीन के लिए आपस में ही भूखे भेड़ियों की तरह लड़ने लगे। जिस दुनिया को उसने लाखों लोगों का खून बहाकर जीता था, वो फिर से टुकड़ों में बंट गई। आखिर में सच यही सामने आता है कि अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन अंत में वो भी इस दुनिया से खाली हाथ ही गया। वो अपनी मौत के वक्त खुद के लिए 2 गज जमीन भी नहीं बचा सका। तलवार के दम पर दुनिया को झुकाना आसान है, लेकिन अपने अंदर के लालच और घमंड को जीतना सबसे मुश्किल काम है। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसे मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक सोने के ताबूत में दफनाया गया, लेकिन आज किसी को नहीं पता कि उसका मकबरा कहाँ है। ये एक रहस्य बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। See you soon with another history documentary.